हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद मी में। आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं संविधान विषय को लेकर के। यानी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले कहीं न कहीं उसके सिलेबस को समझना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात देखा जाए तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं संविधान विषय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो संविधान विषय को पढ़ने से पहले कहीं न कहीं आपको संविधान को समझना बहुत ही आवश्यक है कि संविधान होता क्या है, संविधान की परिभाषाएँ क्या है और विश्व और भारत दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए संविधान को आज के इस सेशन में आप सभी देखेंगे और समझेंगे। पहली बार तो एक बार आप लोग जो है इस चैनल को, इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर कर देंगे और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु आपको लगे उनको नोट करते चलना है। किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो संविधान है, इस संविधान को मैंने यहाँ पर क्या लिखा? अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना आपको आवश्यक है कि संविधान ये जो हिंदी शब्द है और इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? पहले आप मौखिक तौर पर एक बार सोच ले, समझ ले, देख लें। संविधान जो शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ संरचना या गठन होता है। लेकिन दैनिक बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ मानव के शारीरिक ढांचे के गठन से लिया जाता है। किंतु राजनीति विज्ञान में इसका अर्थ राज्य के ढांचे तथा संगठन से लिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने क्या बताया कि ये जो संविधान शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ये मैंने पहले बताया क्या? संविधान, 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 संविधान शब्द जो है, ये अंग्रेजी भाषा की कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होगा? संरचना। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संरचना, संरचना या गठन होता है। संरचना या गठन होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो संविधान है, इस संविधान को अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ संविधान भी होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ जो है संरचना या गठन भी होता है। लेकिन यदि हम देखते हैं दैनिक बोलचाल की भाषा में, यानी जो संरचना है और यहाँ पर जो गठन है, यदि इसका अर्थ दैनिक बोलचाल की भाषा में लगाएंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? मानव के 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 शारीरिक मानव के शारीरिक ढांचे के गठन से लिया जाता है। मानव के शारीरिक ढांचे के गठन से लिया जाता है। गठन से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा
कि दैनिक बोलचाल की भाषा में यहाँ पर बात की जा रही है। डेली दैनिक दैनिक बोलचाल बोल चाल की भाषा में आपने देखा कि इसका अर्थ मानव के शारीरिक ढांचे के गठन से लिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे कि राजनीति विज्ञान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो ये शब्द है, इसका अर्थ जो है राजनीति विज्ञान में देखेंगे, किंतु इसका अर्थ अर्थ राजनीति विज्ञान में देखेंगे, तो इसका अर्थ जो है राज्य के के ढांचे, संगठन से से लिया लिया जाता है। बात हो गई क्लियर? जल्दी से बताएं, यहां तक बात हो गई क्लियर? तो यानी मैंने क्या बताया कि संविधान शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ संरचना या गठन होता है। लेकिन दैनिक बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ जो है मानव के शारीरिक ढांचे के गठन से लिया जाता है। माने कि शारीरिक ढांचे के गठन का मतलब हो जाएगा मानव का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें हाथ होता है, पैर होता है, आँख होती है, कान होती है, तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरीके से यदि हम पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अर्थ लिया जाएगा, संरचना या गठन का जो अर्थ लिया जाएगा, वह राज्य के ढांचे, संगठन से लिया जाएगा। यहाँ तक बात हो गई क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको समझना है कि राज्य के ढांचे का अर्थ क्या होगा? राज्य के ढांचे का अर्थ क्या होगा? यानी कि राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं, राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं, उसके बारे में आप लोग थोड़ा-सा देखेंगे। यानी कि जो राज्य है, यदि राज्य का गठन करना है, तो इसके जो है आवश्यक तत्व क्या-क्या होंगे? पहला क्या होगा? जनसंख्या होगा। पहला तत्व क्या होगा? जनसंख्या होगा। दूसरा होगा भूभाग। तीसरा होगा सरकार और चौथा होगा संप्रभुता। चौथा होगा संप्रभुता। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको जो बताया, राज्य के ढांचे तथा संगठन को मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएँगे? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे यानी जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या के निर्धारण को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने अनुसार जो है निर्धारण किया है। और यहाँ पर देखेंगे कि जनसंख्या, भूभाग और ये जो सरकार, ये जो तीनों तत्व हैं, जो तीनों तत्व हैं, इन तीनों तत्वों के मौलिक समूह को कहा जाता है क्या? राज्य के शरीर कहा जाता है। ध्यान देंगे, इनको क्या कहा जाता है? ये जो है राज्य के शरीर हो गए, ठीक है ना? अब देखेंगे, यहाँ पर ये जो संप्रभुता है, तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? राज्य की आत्मा, सोल ऑफ स्टेट। राज्य की आत्मा जो है इसको कहा जाता है। बात हो गई क्लियर? यहाँ तक बात हो गई क्लियर? यानी कि मैंने जो आपको यहाँ पर बताया राज्य के ढांचे, संगठन को मैंने बताया, इसका तात्पर्य यही हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे कि एक शब्द यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे संप्रभुता। क्या देख रहे हैं? संप्रभुता देख रहे हैं। तो संप्रभुता को आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, थोड़ा-सा इसको आप लोग डिटेल में देखिए। यानी कि जो संप्रभुता है, ये लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना हुआ है। सुपर सुपर एनस शब्द से बना हुआ है।
संप्रभुता और जिसका अर्थ क्या होता है संप्रभुता का? संप्रभुता जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश होता है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च सर्वोच्च शक्ति या या सर्वोच्च आदेश होता है, संप्रभुता का अर्थ होता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भारत देश जब 15 अगस्त 1943 को आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के पहले की बात करते हैं, तो भारत के पास जनसंख्या थी, भूभाग था, सरकार था, लेकिन हमारे पास जो है संप्रभुता नहीं था। हमारी ये जो संप्रभुता है, अंग्रेजों के पास जो है गिरवी पड़ी हुई थी। और जब हमें ये संप्रभुता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त होता है, उसी दिन से भारत जो है एक क्या बनता है? संप्रभु, संपन्न राष्ट्र बनता है, अपना भारत देश बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको मैंने जो शब्द बताया, राज्य के ढांचे तथा संगठन को लेकर के आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं कि ये जो संप्रभुता है, ये जो संविधान है, तो संविधान की परिभाषाएँ क्या-क्या हैं, आप लोग आगे देखने वाले हैं। बिल्कुल आप सभी पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करते हुए चलेंगे। इसको मैं थोड़ा-सा इरेज़ करता हूँ। चलिए, अब लिखेंगे आप लोग संविधान की परिभाषा, डेफिनिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से आप लोग बताएँ कि संविधान क्या होगा? इन पहले जो हम आपको बताने चल रहे हैं संविधान, ये पूरे विश्व लेवल पर संविधान विषय को बताने चल रहे हैं, जो आपको डेफिनिशन बताएँगे और इसके पश्चात हम आपको बताएँगे अपने भारत देश के परिप्रेक्ष्य में। चलिए, हेडिंग क्या लिखेंगे आप लोग? संविधान की परिभाषा। संविधान संविधान की की परिभाषा, परिभाषा, डेफिनिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने संविधान की परिभाषा को जो है अपने-अपने अनुसार बताया है। इसमें सबसे पहला नाम क्या आप बताने वाले हैं आपको? गिल क्राइस्ट के अनुसार। गिल गिल क्राइस्ट गिल क्राइस्ट के अनुसार देखेंगे आप लोग, गिल क्राइस्ट के अनुसार, गिल क्राइस्ट के अनुसार। चलिए, यहाँ पर देखेंगे, ये जो गिल क्राइस्ट महोदय हैं, इन्होंने बताया कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है, जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, गिल क्राइस्ट ने क्या बताया? संविधान संविधान लिखित संविधान लिखित लिखित तथा अलिखित, संविधान लिखित तथा अलिखित अलिखित नियमों अलिखित नियमों का 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 मौलिक मौलिक स्वरूप मौलिक स्वरूप होता है, मौलिक स्वरूप होता है, जिनके द्वारा जिनके द्वारा सरकार
का संगठन जिनके द्वारा सरकार का संगठन तथा तथा इन इन शक्तियों के के प्रयोग के सामान्य सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। निश्चित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो गिलक्राइस्ट महोदय हैं, इन्होंने अपने अनुसार क्या बताया कि संविधान जो है ये कैसा है, रिटन और अनरिटन जो है नियमों का मौलिक समूह है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, रिटन का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है या कहें अपने इंडिया का जो संविधान है, ये कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अलिखित का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ब्रिटेन है, जो यूनाइटेड किंगडम है, इसका संविधान कैसे है, अलिखित है। यानी कि संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का है, इन्होंने ऐसी बात बताई। और फिर इन्होंने कहा कि सरकार की संगठन का मतलब हो जाएगा कि सरकार का निर्माण कैसे होता है, आप संविधान के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और सरकार की शक्तियां जो होती हैं, इनके विभिन्न अंगों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे, इसमें क्या आपको नहीं समझ में आ रहा होगा? सरकार की सरकार के विषय में नहीं समझ में आ रहा होगा ना? तो देखेंगे, सरकार के संगठन का तात्पर्य क्या होगा और सरकार की शक्तियों के बारे में बताया गया है तथा इनके प्रयोगों को निश्चित करता है। कि यानी जो सरकार है, तो आगे आपको बताएँगे डिटेल में कि सरकार को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सरकार के जो अंग होते हैं, पहला अंग क्या होगा? विधायिका हो जाएगा। पहला अंग क्या होगा? विधायिका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कार्यपालिका हो जाएगा। कार्यपालिका हो जाएगा और तीसरा अंग हो जाएगा न्यायपालिका हो जाएगा। यानी कि सरकार की जो शक्तियाँ हैं और सरकार की इन्हीं शक्तियों को कैसे-कैसे डिवाइड किया गया है, तो विधायिका यानी कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून को लागू करेगी, न्यायपालिका जो है उपरोक्त बनाए गए कानूनों की रक्षा करेगी, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है ना? ये आपने गिलक्राइस्ट के अनुसार देखा। इसी क्रम में देखेंगे कि अगला एक विद्वान का नाम आता है डाइसी के अनुसार लिखेंगे आप लोग। डाइसी के अनुसार डायसी के अनुसार डायसी के अनुसार अच्छे से आप लोग लिखते चलेंगे। चलिए देखिए डायसी ने क्या बताया, संविधान का अभिप्राय लिखेंगे यहाँ पर, संविधान का अभिप्राय संविधान का अभिप्राय अभिप्राय उन समस्त नियमों से है, उन नियमों से है जो जो राज्य के राज्य के सार्वभौमिक जो राज्य के सार्वभौमिक शक्तियों सार्वभौमिक शक्तियों के के वितरण और उनके प्रयोगों को प्रयोगों को
निर्धारित करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या देखा बच्चों कि संविधान का अभिप्राय क्या कहा जा रहा है कि उन समस्त नियमों से है, उन समस्त नियमों से है जो कि राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों और इनके वितरण और इनके प्रयोगों को निर्धारित करते हैं, वे कहलाते हैं संविधान कहलाते हैं। इसी क्रम में देखेंगे फाइनल आते हैं, फाइनल आते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि फाइनल ने क्या बताया? तो लिखेंगे क्या? फाइनल के अनुसार, फाइनल के अनुसार। चलिए, फाइनल ने क्या बताया कि संविधान आधारभूत आधारभूत राजनीतिक राजनीतिक संस्थाओं की संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था से है, की व्यवस्था से है। यहाँ पर आपने देखा कि बताया गया है कि जो संविधान है ये क्या है? राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं, जैसे नीति आयोग आपने पढ़ा होगा, योजना आयोग पढ़ा होगा, वित्त आयोग पढ़ा होगा, जितने भी प्रकार के तमाम आयोग हैं इनका उल्लेख जो है संविधान में ही किया गया है। इस तरीके से आपने यहाँ पर संविधान की परिभाषाओं को देखा। अब इसी क्रम में थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं, आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, उनको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और आप लोग चाहे तो याद भी कर लेना। चलिए, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी आपने फाइनल के अनुसार देखा था, अब देखेंगे जेलेनिक के अनुसार। जेलेनिक महोदय ने संविधान की परिभाषा को क्या-क्या बताया है? जेलेनिक के अनुसार, अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग, जेलेनिक के अनुसार। जेलेनिक के अनुसार इन्होंने बहुत ही स्पष्ट परिभाषा बताई है। इन्होंने कहा कि जिस राज्य में संविधान नहीं है, इन्होंने क्या बताया कि जिस राज्य में में संविधान नहीं है, वह राज्य राज्य नहीं अपितु 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 अराजकता है। जेलेनिक ने क्या बताया कि जिस राज्य में संविधान नहीं है वह राज्य राज्य नहीं अपितु अराजकता है। यहाँ पर एक शब्द देखने को पा रहे होंगे आप लोग, अराजकता। अराजकता ये जो शब्द है लैटिन भाषा के अनार्किज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठर। यानी कि अराजकता ये जो शब्द है किसी बुराई के विषय में बताता है, अर्थात उन्होंने बताया है कि किसी भी राज्य के कल्याणकारी विकास के लिए जो है संविधान का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब इसी क्रम में देखेंगे अगली परिभाषा गैटिल के अनुसार। गैटिल गैटिल के अनुसार गैटिल के अनुसार इन्होंने क्या बताया? यहाँ पर लिखेंगे, इन्होंने बताया
कि वे मौलिक सिद्धांत हैं, वे वे मौलिक मौलिक सिद्धांत हैं, जिनके द्वारा किसी किसी राज्य के किसी राज्य के स्वरूप का निर्धारण किया किया जाता है। ये परिभाषा आपने देखा? क्या सब कुछ विज़िबल है? जितने बच्चे हैं लाइव बताएँ। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा? संविधान की कुछ परिभाषाओं को देखा कि विभिन्न विद्वानों ने संविधान की परिभाषा को किस क्रम में कैसे बताया था। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं, भारतीय स्तर पर देखते हैं। अब देखेंगे आप लोग क्या भारतीय स्तर पर देखेंगे, लिख सकते हैं अर्थात 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 हम कह सकते हैं कि संविधान का अर्थ है अर्थात अर्थात संविधान का अर्थ है अर्थ है नागरिकों संविधान का अर्थ है नागरिकों और सरकार के नागरिकों और और सरकार के व्यवहार को सीमित करना सीमित करना। यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे, समझना भी है आपको कि यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि संविधान का अर्थ है कि नागरिकों और सरकार के व्यवहार को सीमित करना। नागरिकों का मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। हम लोग को क्या प्राप्त है? आज़ादी प्राप्त हो गई 15 अगस्त 1947 के बाद। हम लोग को आज़ादी प्राप्त हो गई। तो आज़ादी का मतलब यहाँ पर यह नहीं होगा कि हमारी जैसी इच्छा है, हम वैसे कार्य करें। तो यहाँ पर आज़ादी का मतलब ये होगा कि करने योग्य कार्यों को को करना ही करना ही स्वतंत्रता है। यानी कि जो कार्य करने के योग्य है, उसी को ही करना क्या है? स्वतंत्रता कहा जाएगा। यानी कि भारत के नागरिकों के ऊपर क्या है? इनकी स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो सरकार है, सरकार के व्यवहारों पर भी सीमित किया गया है, सरकार के व्यवहारों को भी। जैसे कि सरकार जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है भाई, क्या है? मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार यदि चाहे तो किसी भी प्रकार की कानून को बना सकती है क्या? बताएँ आप लोग? मोदी सरकार चाहे तो किसी भी प्रकार के कानून को बना सकती है? नहीं बना सकती है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, यदि कोई सरकार किसी भी प्रकार का ऐसा कानून बनाती है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या छीनती है, तो ऐसे द्वारा बनाए गए कानून को जो भारत की न्यायपालिका है, क्या कर सकती है? विधि शून्य घोषित कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अर्थात आपने यहाँ पर क्या देखा कि मोदी सरकार के व्यवहारों को भी सीमित करने का कार्य यहाँ पर कौन कर रही है? भारत की ये जो न्यायपालिका है, ये कर रही है। इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि संविधान में नागरिकों और सरकार के व्यवहार को सीमित करने का कार्य किया जाता है। क्लियर? अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आगे देखेंगे। आगे देखेंगे संविधान की एक ऐसी सटीक परिभाषा बताएँगे
जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो भी भारतीय दृष्टिकोण से यहाँ पर देखेंगे। भारतीय दृष्टिकोण से आप लोग देखेंगे। चलिए, इसको मैं थोड़ा-सा अरेंज करता हूँ। चलिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज़ है। चलिए, हम कह सकते हैं कि कि संविधान एक एक लिखित लिखित दस्तावेज़ है, जिसमें 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 सरकार के अंगों, शक्तियों एवं एवं सीमाओं का उल्लेख संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के अंगों, शक्तियों एवं सीमाओं का उल्लेख होता है तथा तथा साथ ही साथ इसमें 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 नागरिकों के नागरिकों के कर्तव्यों एवं एवं अधिकारों का अधिकारों का उल्लेख होता है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो संविधान है, इस संविधान में क्या किया जा रहा है कि एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे, लिखित दस्तावेज का मतलब क्या है? कि जो संविधान है ये कैसे है? एक बुक की प्रतिमा है। एक क्या है? बुक की प्रतिमा है, किताब मान लीजिए। संविधान क्या है? एक किताब है और इसी किताब में क्या किया गया है? लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जैसे आपको पता है कि हाँ, इसमें जो है कुछ अनुच्छेद हैं। क्या है? कुछ अनुच्छेद हैं और इसी किताब में क्या है? कुछ भाग हैं और इसी किताब में ही क्या है? कुछ अनुसूची है। कुछ अनुसूची हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो मूल संविधान था, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। ये हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो मेरा मूल संविधान था, हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, वर्तमान में देखेंगे, तो लगभग जो है 470 अनुच्छेद हैं। और गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 भाग हैं और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। ये बात की जा रही है कब के परिप्रेक्ष्य में? वर्तमान में देख रहे हैं ना, हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत देश का जो संविधान है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है। फिर आगे क्या बात की जा रही है? आगे क्या बात की जा रही है कि जिसमें सरकार के अंगों का उल्लेख किया गया है। तो सरकार के अंगों की बात की जा रही है। सरकार के अंगों की बात की जा रही है। तो मैंने अभी आपसे बताया कि जो सरकार है, तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहला क्या है?
विधायिका हो गई। पहला क्या है? विधायिका हो गई। दूसरा क्या हो गई? दूसरा क्या हो गई? कार्यपालिका हो गई। और तीसरा क्या हो गई? न्यायपालिका हो गई। यानी कि सरकार के अंगों का उल्लेख किया जा रहा है एवं शक्तियों, यानी ये जो सरकार है, तो सरकार के ऊपर जो है इनकी शक्तियों पर नियंत्रण लगाया गया है। अर्थात सरकार जो है, मान लीजिए विधायिका का काम क्या है, ध्यान देंगे, विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाती है। यानी ये जो सरकार है, सरकार मान लीजिए कि संसद है, संसद क्या हो जाएगी? सरकार हो जाएगी। संसद मान लीजिए कोई कानून बना दी, फिर क्या कर दिया गया? कार्यपालिका ने कानून को यहाँ पर क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब सरकार की शक्तियों, ये सरकार को क्या है? पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है? कानून बनाने का और कानून को लागू करने का। लेकिन एवं सीमाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो न्यायपालिका है, उपरोक्त बनाए गए कानूनों को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आपने क्या देखा कि सरकार की शक्तियों एवं सीमाओं का उल्लेख किया गया है, साथ ही साथ जो नागरिक हैं, तो नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे, कर्तव्य की बात की जा रही है, कर्तव्य की बात की जा रही है। तो संविधान में हमारे क्या है? कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 का, क्या होगा? 4 का में किया गया है। किस अनुच्छेद में? ध्यान देंगे, आर्टिकल जो 51 क्लॉज का है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में हमारे कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या? अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमारे क्या है? कुछ मौलिक अधिकार हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं मूल संविधान की, जब मूल संविधान को आप लोग पढ़ेंगे, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार टोटल कितने थे? कितने थे टोटल? 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन बाद में क्या किया गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है, यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अर्थात बात करेंगे आपसे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप लोग क्या बताएँगे? मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। इस तरीके से आपने देखा कि संविधान में कैसे-कैसे क्या चीज़ें पढ़ना है, आपने डिटेल में देखा और समझा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? बात यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गई? चलिए, अब आगे देखते हैं संविधान की एक और परिभाषा आपको बताते हैं। पूरे विश्व स्तर पर, या हम कहें कि भारत देश और विश्व में दोनों प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपको संविधान की परिभाषा यहाँ पर लिखाने चल रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप सब बातों को नोट करते हुए चलना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर अब देखेंगे कि जो संविधान है, इस संविधान को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि संविधान उन प्रावधानों, चलिए, संविधान 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 उन संविधान उन प्रावधानों या 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 नियमों का या नियमों का मौलिक मौलिक स्वरूप होता है, जिसके आधार पर जिसके आधार पर किसी देश का जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया
जाता है तथा तथा सार्वजनिक सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है किया जाता है। इस तरीके से आपने संविधान की परिभाषा को यहाँ पर देखा और समझा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधानवादी सरकार क्या होता है? संविधानवादी सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के विषय में आपसे परिभाषा पूछी जाती है, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, सीमित सरकार को ही संविधानवादी सरकार कहा जाता है। लिखेंगे, सीमित सरकार को ही संविधानवादी सरकार कहा जाता है। बात हो गई क्लियर? यानी कि यहाँ पर आप सभी ने डिटेल में देखा और समझा कि ये जो संविधान है, संविधान होता क्या है, ठीक है ना? अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे संविधान का महत्व क्या है? भाई हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी या हम कहें संविधान का महत्व क्या है? इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो संविधान है, यह हमें राजनीतिक निर्णय, संविधान जो है, यह हमें राजनीतिक निर्णय, संविधान जो है, ये हमें राजनीतिक निर्णय कहें या कहें रूपरेखा निर्धारित करने में हमारी मदद करता है। और इसी क्रम में जो संविधान है, ये हमें नैतिक पहचान देता है। संविधान जो है, ये हमें क्या करता है? नैतिक पहचान देता है। इसी क्रम में देखेंगे, संविधान किसी व्यक्ति को भारतीय पहचान देता है। कौन पहचान दे रहा है? संविधान जो है, किसी व्यक्ति को भारतीय पहचान देता है और हमें दिखाता है कि कैसे हमें इस देश में रहना है। इस तरीके से आज के इस सेशन में आप सभी ने देखा कि संविधान क्या है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा, फिर आपने देखा कि संविधानवादी सरकार क्या होता है, फिर आपने देखा कि संविधान का महत्व क्या है। तो आज के इस सेशन को अब हम यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।